हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में प्रबल एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य, ओस्टवाल्ड का तन्यता का नियम तथा डिबाई-हक्कल ओहनसेगर समीकरण एवं डिबाई-हक्कल सीमांत नियम एवं आयनिक सामर्थ्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विद्युत रसायन का एक पार्ट है। जैसे HCl है, KCl है, ये विद्युत अपघट्य हैं जो कि साधारण सांद्रता पर भी इनकी तुल्यांकी चालकता का मान बहुत ज़्यादा होता है और जैसे ही इनको तनु किया जाता है इनकी तुल्यांकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो विद्युत अपघट्य होते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जबकि जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है आदि का उच्च सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता का मान बहुत कम होता है और जैसे ही इनको तनु किया जाता है इनकी तुल्यांकी चालकता में तीव्रता से वृद्धि होती है। अतः इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। कोलराउस ने प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए विभिन्न तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया कि लेमडा सी बराबर लेमडा इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी, तथा उन्होंने लेमडा सी तथा रूट सी के मध्य एक आरेख खींचा तो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl Na2SO4 तथा CH3COONA के आलेख विशेष रूप से ऑलमोस्ट लीनियर प्राप्त होते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनके आलेख रेखीय प्राप्त नहीं होते, अरेखीय प्राप्त होते, जैसे कि एसिटिक एसिड के लिए आरेख यहाँ प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे विद्युत अपघट्य जो तुल्यांकी चालकता तथा रूट सी के मध्य आलेख खींचने पर रेखीय आलेख देते हैं उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जबकि जो अरेखीय ग्राफ देते हैं उन्हें दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे ओस्टवाल्ड का तनुकता का नियम। ओस्टवाल्ड ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का उपयोग किया था, एक नियम तनुता का एक नियम दिया जिसे ओस्टवाल्ड तनुता का नियम कहते हैं। उन्होंने माना कि AB एक विद्युत अपघट्य है जिसको जल में घोलने पर उसका वियोजन निम्न प्रकार होता है कि AB का A++ B- में होता है और AB की प्रारंभिक सांद्रता AB की C है तथा इनके वियोजन की 0 है। लेकिन साम्यावस्था पर सांद्रता यदि वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो इसकी हो जाएगी C1 - अल्फा, इसकी C अल्फा, इसकी C अल्फा। अतः द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार K बराबर होगा उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रियाकारकों की सांद्रता, यानी A+ की सांद्रता इंटू B- की सांद्रता अपॉन AB की सांद्रता। तो यहाँ से K बराबर α² अपॉन 1 - अल्फा इंटू C प्राप्त होता है, जहाँ K आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। यदि अल्फा का मान 1 की तुलना में बहुत कम हो तो 1 - अल्फा लगभग 1 के बराबर होगा। अतः यहाँ K बराबर α² C प्राप्त होता है। अतः यहाँ से अल्फा बराबर √K अपॉन C प्राप्त होगा। चूँकि K एक स्थिरांक है अतः अल्फा समानुपाती 1/√C होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उस विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। चूँकि हम जानते हैं कि C समानुपाती 1/V होता है, अतः यहाँ से अल्फा समानुपाती √V प्राप्त होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसके आयतन के वर्गमूल के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये है K बराबर α² अपॉन 1 - अल्फा इंटू C। ये ओस्टवाल्ड तनुता नियम का सूत्र कहलाता है, या इसे यदि अल्फा कम हो तो इसे निम्न प्रकार भी रिप्रेजेंट करते K बराबर α² C। नाउ नेक्स्ट है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए। चूँकि जो ओस्टवाल्ड तनुता का नियम है वो प्रबल, इसकी सीमा क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लागू नहीं होता है तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए भी अधिक सांद्रता पर यह नियम विचलन शो करता है। ये इसकी लिमिटेशन है, अर्थात साम्य स्थिरांक का मान स्थिर नहीं आता है। अतः इनको समझाने के लिए डिबाई-हक्कल सिद्धांत दिया गया। उसके बाद में उसमें ओहनसेगर ने संशोधन किया तो उसके बाद में डिबाई-हक्कल ओहनसेगर समीकरण दी गई। तो डिबाई-हक्कल ने क्या माना? उन्होंने माना
कि जो सभी सांद्रताएं होती हैं उन पर प्रबल विद्युत अपगठ्य का पूर्णतः वियोजन नहीं होता, लगभग वियोजन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्णतः आयनित अवस्था में नहीं होते हैं, अर्थात लगभग पूर्णतः आयनित अवस्था में होते हैं। तथा प्रबल विद्युत अपगठ्य के लिए जो लेमडा वी अपॉन लेमडा इन्फिनिटी का अनुपात है वह आयनन की मात्रा नहीं होता बल्कि चालकता अनुपात को प्रदर्शित करता है। तथा उन्होंने बताया कि जब किसी विद्युत अपगठ्य को तनु किया जाएगा तो उसकी तुल्यांकी चालकता में वृद्धि आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण होती है, और जब विद्युत अपगठ्य का विलयन अनंत तनुता पर होता है तब जो आयन होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो आयन पास पास आ जाते हैं, जिससे उनके मध्य इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और आयनिक गतिशीलता घटती है तथा तुल्यांकी चालकता भी घटती है। तो उन्होंने बताया कि जो तुल्यांकी चालकता में परिवर्तन है वो निम्न कारणों से होता है। फर्स्ट तो असम्मित या शीतलन प्रभाव, सेकंड है विद्युत कण संचलन, और थर्ड है माध्यम प्रभाव। तो असम्मित या शीतलन प्रभाव क्या है कि हम जानते हैं कि विलयन में जो प्रत्येक आयन है वो विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा हुआ रहता है, अर्थात धनायन के चारों ओर ऋणायन तथा ऋणायन के चारों ओर धनायन का समूह होता है। और इस स्थिति में जिस विभव की अनुपस्थिति में जो यह आयनिक परिमंडल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जैसे ही हम विभव लगाते हैं तो आयन अपने विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, अर्थात धनायन कैथोड की ओर तथा जो परिमंडल है वो एनोड की ओर चलता है, जिससे जो आयनिक परिमंडल है, आयनिक एटमॉस्फेयर है, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कि सेंट्रल आयन होता है उस पर आयनिक परिमंडल द्वारा जो आकर्षण बल लगता है वो चारों ओर से समान नहीं लगता है। जिधर आयन गतिशील होता है उधर कम तो उसके पीछे की ओर अधिक लगता है। जैसे केंद्रीय धनायन है उसके पीछे ऋणायनों का अधिक्य होगा, अतः धनायन की गति की विपरीत दिशा में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत आकर्षण लगता है जो उसको पीछे की ओर आकर्षित करता है, जिससे उस आयन के इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ने की गति को कम कर देता है। तो आयन की गति पर यह प्रभावी असम्मित या शीतलन प्रभाव कहलाता है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव आयन है तो विद्युत विभव नहीं लगाएंगे तो उसमें तो ये सम्मित रहता है, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, विभव अप्लाई करेंगे तो ये इधर गमन करते हैं, जिससे जो आयनिक परिमंडल है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। सेकंड है विद्युत कण संचलन प्रभाव। विद्युत कण संचलन क्या है कि जो केंद्रीय आयन है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में आयनिक परिमंडल गमन करता है, उससे संयुक्त विलायक के अणु घर्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं और केंद्रीय आयन की गति को कम कर देते हैं। जैसे कि कोई धनायन कैथोड की ओर चलेगा तो उसको जल में से, मान लो कोई विलायक जल है उसमें से गुजरना पड़ता है, जो स्वयं ऋणायन परिमंडल के साथ विपरीत दिशा की ओर गमन करता है, जिससे उसकी चाल कम हो जाती है और आयन की चाल पर यह प्रभावी क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। थर्ड है माध्यम प्रभाव, अर्थात माध्यम की आयनों की गति माध्यम की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, अर्थात माध्यम की जो विस्कोसिटी है वो जितनी अधिक होगी आयन की गतिशीलता उतनी ही कम होती है। तो इन तीन कारणों के आधार पर डिबाई हक्कल ने बताया कि आयनों की गति में कमी होती है। अतः जो बढ़ती हुई सांद्रता के साथ तुल्यांकी चालकता में कमी होती है वो अंतर आयनिक आकर्षण के फलस्वरूप होती है, न कि आंशिक वियोजन के कारण होती है। नव है इन तीनों प्रभावों के आधार पर चाल में कमी के आयन की गति में कमी के कारण डिबाई हक्कल ने एक समीकरण दी जिसमें ओनसिंगर ने संशोधित किया, तथा इस समीकरण को जो ये प्राप्त हुई लेमडा वी बराबर लेमडा इन्फिनिटी माइनस 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.2 इंटू 10⁵ dt की पावर 3/2 लेमडा इन्फिनिटी, जहाँ d माध्यम का प्राविद्युत स्थिरांक तथा नीटा विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तथा c विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता को दर्शाता है।
यदि a बराबर 82.48 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा तब b बराबर 8.2 इंटू 10⁵ dt की पावर 3/2 लिखें तो ये समीकरण निम्न प्रकार प्राप्त होगी। लेमडा b बराबर लेमडा इन्फिनिटी माइनस a प्लस b लेमडा इन्फिनिटी इंटू रूट सी। और यदि लेमडा b था रूट सी में ग्राफ खींचे तो ओनसिंगर समीकरण के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। नाउ डिस्कस करेंगे डिबाई-हक्कल सीमांत नियम। डिबाई-हक्कल ने माध्य सक्रियता गुणांक तथा आयनिक सांद्रता में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन डिराइव किया जिसे हम डिबाई-हक्कल सीमांत नियम समीकरण कहते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। log f प्लस माइनस 1 बराबर माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस रूट म्यू। यहाँ ए एक स्थिरांक है जो विलाय की प्रकृति एवं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तथा 25 डिग्री ताप पर जल के लिए ए का मान 0.509 होता है तथा इसका मान log f प्लस माइनस 1 बराबर माइनस 0.509 जेड प्लस जेड माइनस रूट म्यू होता है, जहाँ जेड प्लस विद्युत अपघट्य के धनायन पर आवेश तथा जेड माइनस विद्युत अपघट्य के ऋणायन पर आवेश को दर्शाता है तथा F प्लस माइनस माध्य सक्रियता गुणांक को रिप्रेजेंट करता है तथा म्यू आयनिक सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। इससे डिबाई-हक्कल सीमांत समीकरण द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाले कि ना किसी विद्युत अपघट्य के लिए जेड प्लस या जेड माइनस के मान कांस्टेंट होते हैं, अतः जो माध्य सक्रियता गुणांक का मान है वो रूट म्यू अर्थात आयनिक सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। और दो विद्युत अपघट्य जिनके लिए जेड प्लस या जेड माइनस के मान समान हों तो समान आयनिक सामर्थ्य के विलयन में माध्य सक्रियता गुणांक के मान भी समान होने चाहिए। इसे लुईस और रेंडल का नियम भी कहते हैं। तथा यदि log f प्लस माइनस तथा रूट म्यू के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है तथा इसका स्लोप जेड प्लस तथा जेड माइनस के गुणनफल पर निर्भर करता है तथा एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए स्लोप का मान 0.509 तथा द्विसंयोजी के लिए 2 इंटू 0.509 होगा। और जैसे जैसे हम विलयन को डाइल्यूट करते रहेंगे अर्थात म्यू का मान घटता जाता है। नव डिस्कस करेंगे आयनिक सामर्थ्य। आयनिक सामर्थ्य की अवधारणा लुईस एंड रेंडल ने दी। उसने बताया कि विलयन में आयनों की उपस्थिति कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जो माप है वो विलयन की आयनिक सामर्थ्य कहलाता है तथा यह उन सभी पदों के योग का आधा होता है जो विलयन में उपस्थित प्रत्येक आयन की सांद्रता तथा वैलेंसी के वर्ग के गुणनफल से हमें प्राप्त होता है। तो इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बराबर 1/2 समेसन सी आई जेड आई का स्क्वायर या म्यू बराबर 1/2 समेसन एम आई जेड आई का स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 m1 z1 का स्क्वायर प्लस m2 z2 का स्क्वायर प्लस m3 z3 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 c1 z1 का स्क्वायर प्लस c2 z2 का स्क्वायर प्लस c3 z3 का स्क्वायर, जहाँ c1 c2 c3 ये विभिन्न आयनों की सांद्रताओं को रिप्रेजेंट करता है तथा z1 z2 z3 उनके संगत वैलेंसी को या चार्ज को रिप्रेजेंट करता है तथा m1 m2 m3 ये मोललता जो कि एक सांद्रता की जिसमें सांद्रता को रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें तथा m1 m2 आदि भिन्न आयनों की मोललताएं होती हैं। तथा लुईस एंड रेंडल ने बताया कि समान आयनिक सामर्थ्य के तनु विलयनों में विद्युत अपघट्य का जो माध्य सक्रियता गुणांक है वो भी समान होता है, जिसे हम लुईस रेंडल के नियम से जानते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों के आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए। दिया हुआ कि 0.15 m KCl जहाँ m मोलरता है तो KCl को हम का वियोजन करेंगे तो K प्लस Cl माइनस में होगा। तो इसकी C है, इसकी 0.15 है तो इसकी भी 0.15 होगी, इसकी भी 0.15 होगी। अतः यहाँ C1 बराबर 0.152, C2 बराबर 0.152, K प्लस पर चार्ज 1 है, Cl माइनस पे 1 है तो Z1 बराबर 1, Z2 बराबर 1। फॉर्मूला लगाने पर म्यू बराबर 1/2 C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर, अतः यहाँ से 1/2 0.15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.15 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें म्यू बराबर 0.15 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम आयनिक सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.25 m K2SO4, तो पहले तो वियोजन करेंगे
जिसको बैलेंस भी करना तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ इसकी C है तो इसकी सांद्रता 2C हो जाएगी, इसकी C है तो इसकी C1 हो जाएगी 2 इंटू 0.25 यानी 0.50 और C2 रहेगी 0.25। Z1 पे चार्ज ओनली 1 है, Z2 पे -2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ से म्यू बराबर 1/2 C1 Z1 का इसका प्लस C2 Z2 का इसका, जिसको हल करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार हम किसी भी विलेन के आयनिक सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं।